तो थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए और ये बताइए कि कैसे आपने उस मेंटल ब्लॉक को दूर किया कि अपने कोर को छोड़ के आप डीएसएआई की तरफ आगे बढ़े? आपका जो एग्ज़ाम्पल है उस दिन मैं जब आपको फेलिसिटेशन सेरेमनी में मिला, तो मैंने देखा यार ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे ने डीएसएआई के पेपर में फोड़ा हुआ है। तो आप 2-3 सब्जेक्ट्स को जो भी सीएस के हैं उनके सीएस के पीवाईक्यूज़ अगर आप 1-2 बार लगा लेते हो दैट्स मोर देन इनफ। आप वो कर पा रहे हो इसका मतलब जो पेपर में आएगा वो आराम से कर लोगे। ये बहुत अच्छी बात दिव्यांश ने बताई। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हैं दिव्यांश त्रिपाठी जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं लेकिन उन्होंने डीएसएआई गेट 2024 में फोड़ा है। सबसे पहले दिव्यांश एक बार मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रैंक कितना है डीएसएआई के पेपर में और आपने कैसे सोचा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल सिविल के बच्चों के दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक रहता है कि यार हम डीएसएआई का पेपर मतलब अपना कोर को छोड़ के कैसे डीआईसीआई की तरफ जा सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और ये बताइए कि कैसे आपने उस मेंटल ब्लॉक को दूर किया कि अपने कोर को छोड़ के आप डीएसएआई की तरफ आगे बढ़े। सो थैंक यू सर। तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड था और मेरी गेट डेटा साइंस एआई में रैंक ऑल इंडिया रैंक 75 थी इस साल। और तो मैं अपना वो अप्रोच बताता हूँ एक बार कैसे मैंने सब्जेक्ट्स का देखा था, क्योंकि मैं खुद डीएसएआई से नहीं था। तो जब पहली बार नोटिफिकेशन आया था तो फिर स्टार्ट में काफी टाइम सिलेबस वगैरह पे ध्यान देना था, है ना? तो उसमें जब मैंने देखा था तो मैं जो 100% टोटल सिलेबस था उसमें से काफी हद तक 40% तक मैथमेटिक्स ही था। ओके। और वो इंजीनियरिंग मैथ्स के जो टॉपिक्स थे जैसे बेसिक कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी स्टार्स, लीनियर अलजेब्रा, इनसे 40% कवर हो जा रहा था। और ये मुझे पता था कि मैथ्स काफी क्रूशियल होती है एमएल वगैरह के लिए। बाकी फिर एप्टी था 15 मार्क्स का, तो वो भी सबने ही करा था। हम्म। तो 55% जो सिलेबस था पेपर का, वो अगर आप किसी भी ब्रांच से थे तो आपने पक्का करा ही हुआ है। तो अगर आप इसको भी अगर पूरे अच्छे से करो तो 45-50 मार्क्स तो हो ही सकते हैं। हम्म। उसके बाद ये था अब डीएसएआई का पेपर है तो थोड़ा एमएलएआई आएगा ही, तो उसका 25% तक वेटेज था। हम्म। और इसकी मेन ये बात थी कि इसको सबको स्क्रैच से ही पढ़ना पड़ा, मतलब किसी को एडवांटेज था नहीं इस एग्जैक्टली। टॉपिक के लिए। तो ये 25% भी आप ऐड कर दो तो हो गया 80% ऑफ द पेपर। हम्म। मेरे 70 मार्क्स ही आए हैं, तो उसमें जब ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर आ सकती है। तो अगर आपको वो है कि मेरी कोर के ब्रांच का कुछ मतलब किसी और को ज्यादा आता हो, तो अभी हम्म। तक जितना 80% है उसमें कोई और ब्रांच का टॉपिक ही नहीं आया। एग्जैक्ट। 55% पूरा कॉमन है, 25% है जो आपको इंटरेस्ट होगा एमएल वगैरह में, तो आप वो पढ़ के कर सकते हो, और जितना इंटरेस्ट होगा उतना ज्यादा। फिर लास्ट में एक पोर्शन था 20% सीएस का, एक दो टॉपिक डीएसए और ये डीबीएमएस का, हम्म। जो कि काफी बच्चे जब प्लेसमेंट वगैरह के लिए बिल्कुल। बैठते हैं तो उसको देखते ही है थोड़ा, मतलब शायद ही कोई हो जिसे कुछ ना पता उसका। तो मतलब कुछ एकदम ही नया नहीं है, जैसे नाम सोच के किसी को लगेगा कि हम्म। बहुत भारी कुछ नया आने बहुत। वाला है। पर एक बार अच्छे से एनालिसिस कर ले जैसे सिलेबस का, तो मेरे हिसाब से कोई भी इंसान किसी भी ब्रांच से, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, कोर की जगह इस पे भी टारगेट कर सकता है, जैसे कि मैंने खुद करा था। बिल्कुल। मतलब जनरली मैं बच्चों को देखता हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिकल के बच्चे इंस्ट्रूमेंटेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे इंस्ट्रूमेंटेशन में या मैकेनिकल के बच्चे किसी और ब्रांच में या सिविल के बच्चे किसी और ब्रांच में अप्लाई करके जाना चाहते हैं तो उनको सब कुछ नया पढ़ना पड़ता है। और मैं हर बार ये वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन आपका जो एग्जाम्पल है उस दिन मैं जब आपको फेलिसिटेशन सेरेमनी में मिला तो मैंने देखा यार ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे ने डीएसएआई के पेपर में फोड़ा हुआ है। और ये जैसा कि दिव्यांश ने आपको बहुत अच्छी एनालिसिस आपको दी है कि 45 टू 50% आपकी पूरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस है जो आपको अपने कोर ब्रांच में पढ़ना ही पढ़ना है। और साथ में ए आई एम एल है जिसमें सब बच्चे बराबर हैं, ना सी एस के बच्चों ने पढ़ा हुआ है, ना इलेक्ट्रिकल ना इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा हुआ, तो वो बिल्कुल सभी के लिए नया टॉपिक है। एंड फाइनली डेटाबेस मैनेजमेंट एंड जो हमारी डेटा स्ट्रक्चर्स है, तो उसमें भी हम देखेंगे तो जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं वो तो हम लोग शायद क्लास 12 वगैरह में या अपने स्कूल में पढ़ते भी थे थोड़ा बहुत, तो उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया जब आप पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट उसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। एंड जनरली जो ट्रेंड है, क्योंकि नया पेपर है तो उसमें चीज़ें आसानी होंगी, क्योंकि इस बार भी जो पेपर आया था वो आसानी आया था। लाइक 92 93 पे हमारा जो रैंकर गया, शायद 90 पे रैंकर गया फर्स्ट रैंकर। एंड मतलब अगर आप 70 या 75 मार्क्स या 65 मार्क्स ले आते हो तो आपकी अंडर 100 रैंक बन रही है, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रैंक। और
इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो आपको दिव्यांश ही बता पाएँगे कि दिव्यांश आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की इतनी अच्छी ब्रांच को छोड़ के डीएसईआई में जाने का कैसे सोचा? मतलब आपने अपना कोर क्यों छोड़ा? सर एक्चुअली जब फर्स्ट सेकंड ईयर में था तो मतलब मैं काफ़ी चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करता था ना, जैसे सीनियर्स वगैरह हर ही चीज़ करते थे। हुँ, मेरे कुछ सीनियर जैसे डेवलपमेंट में बहुत काम करते थे और कुछ सीनियर मतलब एकदम कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ एनवीडिया में प्लेस्ड है, कुछ स्टार्टअप में पूरा अपना काम करते हैं, एफपीजीए, उनारिस पे काम करते हैं। तो बहुत वेरिड था, तो मैंने सब ट्राई किया था। मतलब सब में जैसे कुछ चीज़ें होती थी ना, जब मैं डेवलपमेंट करता था या ये करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स को मतलब आर्डिनो से खेलने मैंने सेकंड ईयर में बहुत प्रोजेक्ट बनाता था। मैं जब कमरे पे होता था नॉर्मल रास्पबेरी पाई सब हुँ, ट्राई हुँ, करता था। हुँ। पर जो मतलब वीएलएसआई वगैरह जब पढ़ना पड़ता था ना, तो अंदर से थोड़ा वो नहीं लगता था कि हाँ, ये करने का मन हो रहा है कि जैसे जब नोटबुक बंद करो, तो खोलने का मन नहीं होता था खुद से कि सुकून। खोल के देख लेता हूँ कुछ। हुँ, तो वो मुझे बस जब मैंने एमएल के बारे में जाना, तो वो एक सब्जेक्ट था जिसमें मेरा था कि ये मैं खुद से खोल के करने लगूँगा। मतलब कोई ना हो तो भी मैं ये कर सकता हूँ। तो मैं था अगर इसमें मैं करियर बना लूँ, तो जितने साल काम करूँगा, एन्जॉय करूँगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सोचता मैं हर दिन सोचता था, हर 2-4 महीने में एक बार आता था दिन ओके, कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ? यहाँ का भी नहीं अगला बंदा तो वहाँ का भी। पूछेगा ना तुम्हारी हुँ, डिग्री तो ईसी है, ना सीएस है, तुम कैसे कर रहे हो? तो फिर वो थोड़े तो अपने पे ट्रस्ट करना पड़ता है और वो काम कर ट्रस्ट करो तो काम करना ही पड़ जाता है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। एग्ज़ैक्टली। और मुझे लगता है कि यार इसका फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिकल का कोर है या मैकेनिकल सिविल का कोर है, उन सब से ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली है, लेकिन ऑप्शंस बहुत कम हैं। लेकिन इस डोमेन में इट्स अ एक्सपेंडिंग मार्केट। और जैसा कि हम यस, बार-बार वीडियोज़ में बता रहे हैं या न्यूज़ में अगर आप फ्लैश भी करोगे, गूगल पे सर्च भी करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी जॉब्स डीएसएआई अभी आने वाले टाइम में इस डोमेन में निकलने वाली हैं। सो इट्स अ ब्राइट फ्यूल फील्ड। और एक नया पेपर आया है तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी अभी नहीं आएगी स्टार्टिंग के 2-3 साल। तो अगर कोई बच्चा ट्राई करता है, अपने मेंटल ब्लॉक को छोड़ता है, और जैसा दिव्यांश ने बताया कि यार हमें कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा जिससे हम अपने फ्यूचर को अच्छा बना पाएँ, सो दिस कैन बी अ वेरी 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 गुड ऑप्शन। ओके, सो दिव्यांश, जैसा कि आपने बताया कि ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स तैयार था, थोड़ा बहुत आपने ए आई एम एल पढ़ लिया, और आपने सी एस के सब्जेक्ट्स कैसे कवर किए? मतलब ये मुझे लगता है कि सभी बच्चों के लिए एक अच्छा पॉइंट होगा। तो दिव्यांश आप बताइए आपने कैसे तैयारी किया सी एस के सब्जेक्ट्स के लिए? सिर्फ सीएस का सबसे अच्छा पॉइंट था कि सीएस के रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। हुँ, मतलब सबसे अच्छे सर जैसे विश्वदीप गोथी सर मतलब बहुत सीनियर फैकल्टी वो सब्जेक्ट पढ़ा चुके हैं 10-20 साल से। तो उन पे ट्रस्ट आता है कि ये जो पढ़ा रहे हैं सही है। इस पहली बात वो सीएस कोर था नहीं। मतलब जितना गेट हुँ, सीएस में सिंपल। है, उतना नहीं पूछने वाला हुँ, है क्योंकि पहला नया पेपर है और ये उसका मेन टॉपिक है नहीं मतलब डीएसए वगैरह। तो उनके जो क्वेश्चन होते थे ना तो क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यू वाले जो होते थे जैसे पीडब्ल्यू का ही था। तो पीवाईक्यूज मैंने काफी रिगरसली फॉलो किए थे मतलब सारे मैं करता था ट्राई करता था टीपीपी लगाता था पर पीवाईक्यूज को मैंने मेन बाइबल मान के वैसे करा था ओके। कि सारे क्वेश्चन मुझे पता होने चाहिए कि ये नहीं कि मतलब और जैसे एमएलएआई किसी को नहीं पता था क्या आ सकता है इन सब टॉपिक में। तो जो भी पीवाईक्यू जिसके अवेलेबल थे जैसे सीएस थे, तो कोर्स फॉलो करता था फिर सारे पीवाईक्यू को अच्छे से ट्राई करके खुद से फिर समझ के स्टार करके मार्क रखता था। ऐसे ही फिर मैथ्स वगैरह के लिए भी पीवाईक्यू को अच्छे जैसे से फॉलो दिव्यांश ने बताया दोस्तों कि हमें सीएस का जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है या बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, विश्वदीप सर हैं और हमारी पूरी टीम है, अगर कोई भी आप सब्जेक्ट वहाँ से पढ़ोगे तो सीएस के पीवाईक्यूज लगा लो, वो उससे ज़्यादा नहीं आएगा। और दिव्यांश ने बहुत अच्छी बात बोली कि एक्चुअली जो डीएसएआई का पेपर है उसका कोर्स सीएस नहीं है, तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इट विल बी ऑफ ईजियर लेवल। तो आप 2-3 सब्जेक्ट्स को जो भी सीएस के हैं उनके सीएस के पीवाईक्यूज अगर आप 1-2 बार लगा लेते हो, दैट्स मोर देन इनफ। आप वो कर पा रहे हो, इसका मतलब जो पेपर में आएगा वो आराम से कर लोगे। ये बहुत अच्छी बात दिव्यांश ने बताई। और बाकी पूरा पेपर जो है उस सब में सभी बच्चे इक्विवेलेंट है, किसी को कोई एडवांटेज नहीं है। सो अगर आप सोच रहे हो कि कोई ऑल्टरनेट अच्छा कैरियर ऑप्शन है दोस्तों, तो डीएसएआई इज ऑब्वियसली अ वेरी ब्यूटीफुल ऑप्शन अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू। तो आप किसी भी ब्रांच के हो, आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो। एंड दिव्यांश, उस दिन मैंने आपको देखकर ही मतलब मुझे बहुत अच्छी फील आई कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे ने फोड़ा यार इस एग्जाम को।
तो मैंने सोचा कि दिव्यांश के साथ एक हम लोग मीट कर लेते हैं, एक वीडियो शूट कर लेते हैं या एक बातें कर लेते हैं, जिससे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, शायद कोई भी बच्चा अगर इससे मोटिवेट होता है और अपने कैरियर को इस फील्ड में ले जाना चाहता है, दैट विल बी अ वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि ये फील्ड बहुत अच्छा फील्ड है और आपका कैरियर बहुत अच्छा बूम करेगा इस फील्ड के अंदर। तो थैंक यू दिव्यांश, आपके आपने मतलब बहुत अच्छे से, आप देख रहे हो मतलब मुझे दिव्यांश की बात सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि अब पूरा एनालाइज कर लिया उन्होंने पूरे सिलेबस को कि यार ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, और सीएस डोमेन का नहीं है, डीप में नहीं आएगा, पीवाईक्यू कर लेता हूँ, अगर पीवाईक्यू अच्छे से कर लेता हूँ तो आराम से फोड़ दूंगा, एआईएमएल सबके लिए बराबर है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने एनालाइज किया और इसी का रिजल्ट है कि उनकी बहुत अच्छी रैंक आएगी। सो दिव्यांश, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा करोगे इस फील्ड में। एंड थैंक यू फॉर गाइडिंग ऑल द स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देखेंगे और गेट 2025-26 के अंदर इस फील्ड में जाएंगे। मतलब किसी को भी हेल्प हो तो वो फ़ायदा हो, तो वो अच्छा रहेगा, है ना? तो वही ट्राई है, क्या पता किसी को समझ आए कुछ इसमें से। होपफुली कोई बाद में वो भी इंटरव्यू देके समझाए आगे किसी को। ठीक है, थैंक थैंक यू यू सर। दिव्यांश।